चैनल यूपी एपीओ की प्रीलिम्स एग्जाम की स्पेशल सीरीज में आज ये दूसरा वीडियो है। यहाँ पे हम इंडियन पीनल कोड का जनरल एक्सेप्शन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो को हमने 79 तक डिस्कस किया था। यहाँ पे हम सेक्शन 86 को 86 तक डिस्कस करेंगे, 80 to 86। और इसके बाद जो आपका कंसेंट का पूरा सेक्शन है, उसके बाद राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी, इनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आपका जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट केस लॉ, इस चैप्टर में बहुत सारे केस लॉ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हम सेक्शन 80 to 86 ऑफ इंडियन पीनल कोड को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले सेक्शन 80 को देख लेते हैं। यहाँ ये जो सेक्शन है ये जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर है। मतलब भी कि कोई इंसान से ऐसा कोई एक्ट हुआ है जो बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, मतलब कि जो आपका ह्यूमन फॉल्ट होता है, उसको इसमें कवर किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ एक्टस रियस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस रिया भी इंपॉर्टेंट होता है किसी क्रिमिनल एक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक्ट जो है आपका वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के होना चाहिए। एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, ये दो वर्ड यूज किए गए हैं और दोनों वर्ड के बीच में और लगा हुआ है। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो आपको इस सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंट का मतलब जो कि अनएक्सपेक्टेड एक्ट हो, जो प्री प्लान ना हो या अनइंटेंडेड एक्ट हो, उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं। साथ ही साथ जिस एक्ट से किसी को इंजरी हो। मिसफॉर्चून का भी लगभग यही मतलब होता है, बस मिसफॉर्चून में ये हो सकता है कि जो पर्सन उस एक्ट के कांटेक्ट में डायरेक्ट आया था उसको ही सिर्फ इंजरी ना हो, किसी दूसरे को भी हो सकती है, इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उस एक्ट का हो सकता है, तो वहां पे आपका मिसफॉर्चून वर्ड आ जाता है। तो इन दो शब्दों का यही मतलब है, लेकिन सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है, ये दो शब्द आपको सेक्शन 80 का बेनिफिट लेने के लिए। इसके साथ यहाँ पे और भी क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होने चाहिए। उसके बाद बात आती है क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज की। मतलब आपको उस एक्ट करने के लिए कोई नॉलेज ना हो, ना ही आपका कोई इंटेंशन ना हो। नॉलेज वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एक रीजनेबल और प्रूडेंट मैन को हमेशा अपने एक्ट का कॉन्सिक्वेंस पता होता है। तो अगर आप कोई एक्ट कर रहे हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आपके उस एक्ट से कोई हार्म नहीं होगा, किसी को कोई इंजरी नहीं होगी। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे वो ये है, इन द डूइंग ऑफ ए लॉफुल एक्ट इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। मतलब जो आपका एक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल मैनर में और लॉफुल मीन्स से होना चाहिए। अब लॉफुल एक्ट क्या होता है? मतलब कि जो अनलॉफुल ना हो। अनलॉफुल का मतलब जो अगर आपके लॉ के किसी भी लॉ में अगर वो एक्ट प्रोहिबिटेड है तो हम उसको अनलॉफुल कहते हैं। जैसे कि किसी के आप गन लेकर के खड़े हो किसी को डराने के लिए, अब क्या है कि ये आपका लॉफुल एक्ट वैसे भी नहीं है, ना ही लॉफुल मीन्स आपने यूज किए हैं। तो अगर बाय मिस्टेक यहाँ पे अगर गलती से उसका ट्रिगर दब जाता है और वो किसी को लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर तो यहाँ पे आपका ट्रिगर चलाना इंटेंशन नहीं था, सिर्फ उसको डराना इंटेंशन था। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रिगर दब गया और उस इंसान को जाके लग गया, तो यहाँ पे क्या आप सेक्शन 80 का डिफेंस ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका एक्ट अपने आप में लॉफुल नहीं था। इसीलिए आपका एक्ट लॉफुल होना चाहिए, इन अ लॉफुल मैनर बाय लॉफुल मीन्स। उसके बाद जो आपका लास्ट क्राइटेरिया है वो है विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। मतलब आप जब एक्ट कर रहे हैं तो आपने पूरी केयर ली हुई है, आप उसको अच्छे से कर रहे हैं, जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस एक्ट को करते वक्त कि किसी को हार्म ना हो, वो आपने ले रखे हैं। यहाँ पे कोर्ट जो है वो बहुत सारे केसेस में कह चुका है कि एक हम रीजनेबल मैन से एक अटमोस्ट केयर की एक्सपेक्टेशन तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक रीजनेबल केयर तो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जो एक्ट कर रहे हैं अगर उससे किसी को कुछ हो सकता है तो आपने बाकायदा प्रिकॉशन ली हुई है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेंगी सेक्शन 80 में बेनिफिट लेने के लिए। अब देखिए इसका आप एक वो भी देख सकते हैं जो कि इलस्ट्रेशंस दिया गया है कि ए इज एट वर्क विद द हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हियर इफ देयर वाज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑन द पार्ट ऑफ ए, हिज एक्ट इज एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस। अगर ऐसा हुआ है
ए से ये हुआ है, ये एक ह्यूमन फॉल्ट है, तो अगर यहाँ पे किसी प्रॉपर कॉशन की जरूरत नहीं थी, अब यहाँ पे ये टेस्ट किया जाएगा तो एक्ट ए को जो है डिफेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक प्रॉपर कॉशन की जरूरत थी और ए ने वो नहीं लिया है तो उसको सेक्शन 80 में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपका जो है प्रीलिम्स में यही यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके बाद हम सेक्शन 81 पे आ जाते हैं। 81 जो है वो नेसेसिटी की बात करता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है सेक्शन 81, जिसपे ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी बड़े हार्म को बचाने के लिए अगर उसको कोई छोटा हार्म करना पड़ता है तो उसको 81 में इम्यूनिटी दी जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक्ट तो हो रहा है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन वो उसको एक सिचुएशन में करना पड़ा, मजबूरी में करना पड़ा, एक बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए करना पड़ा, तो इसीलिए उसको इसको जनरल एक्सेप्शन में रखा गया है। जबकि यहाँ पे कोई ना कोई ऑफेंस हो रहा है, फिर भी क्योंकि वो बहुत प्री प्लान नहीं था, वो ऐसी सिचुएशन आ गई कि उस समय उस इंसान को वो डिसीजन लेना पड़ा। देखिए यहाँ पे ग्रेटर हार्म या स्मॉलर हार्म वर्ड का यूज नहीं किया गया है, लेकिन कोर्ट इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करती है, जब भी टेस्ट करती है नेसेसिटी को, तो ये देखती है कि आप जो है किसी बड़े हार्म को अवॉइड करने के लिए आपको एक छोटा हार्म करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा हार्म था उसके लिए आपने कोई बड़ा हार्म कर दिया या बड़ा ऑफेंस कर दिया, बड़ा एक्ट कर दिया, या जो एक्ट था वो बड़ा था लेकिन आपने उसको बचाने के लिए भी जो एक्ट किया वो बहुत बड़ा था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टेस्ट की जाती हैं। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज भी है जो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले मेंस रिया की बात की गई है तो वो विद द नॉलेज है। अब देखिए यहाँ पे नॉलेज वर्ड यूज किया गया है, मतलब कि जब आप वो एक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि इससे हार्म होगा। यहाँ पे इस बात की आपको नॉलेज थी, तब भी नॉलेज होने के बाद भी यहाँ पे मेंस रिया इन्वॉल्व होने के बाद भी यहाँ पे जो है आपको बेनिफिट दिया जाता है जनरल एक्सेप्शन का, कि आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। उसके साथ साथ विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नॉलेज ऑब्वियसली होगी, टू कॉज हार्म एंड इन गुड फेथ, आपने गुड फेथ में किया है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी, किसी और हार्म को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए अगर आपने या उसको अवॉइड करने के लिए अगर कोई हार्म किया है जो कि ऑब्वियसली उस हार्म से को छोटा होना चाहिए, तो अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बड़ा हार्म से हम बच सकते हैं, उसके लिए हमको एक करना पड़ा ऐसा हार्म, तो यहाँ पे इस वजह से आपको बेनिफिट मिल जाता है, आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पे बेस्ड है आपका सेक्शन 81। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिर आ जाइए सेक्शन 82 पे। 82 और 83 जो है ये जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड है। देखिए ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे बेस्ड है सेक्शन 82 और 83। 82 जो है उसमें डॉली इन कैपेक्स हम यूज करते हैं वर्ड को, और 83 के लिए डॉली कैपेक्स। ऐसा क्यों है ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जब भी कोई बच्चा जो 7 साल के अंदर का है उससे द्वारा किया गया कोई ऑफेंस नहीं माना जाता है। अब देखिए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है क्योंकि यहाँ पे लॉ ये मान के चलता है कि 7 साल से कम के बच्चे की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि वो किसी एक्ट को करने से पहले उसका कॉन्सिक्वेंस समझ पाए, वो ये समझ पाए कि वो क्या करने जा रहा है और उससे क्या हो जाएगा। ये चीज के लिए वो बहुत इमेच्योर है, ना समझ है, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो ये चीज समझ रहा है, इसीलिए उसको पूरी तरह से इम्यूनिटी दी गई है। डॉली इनकैपेक्स, उसको इनकैपेबल माना गया है कि वो कोई एक्ट कर सकता है जो अगर 7 साल से कम का बच्चा है। तो 82 में जो है वो पूरी तरह से आपको इम्यूनिटी मिलती है। ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, मतलब कि आप इसके लिए कोई प्रूफ नहीं दे सकते हैं कि 7 साल तक के बच्चे ने कोई ऑफेंस किया होगा। ये कोर्ट जो है नहीं मानती है। यहाँ पे ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। जनरली इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 83 में बात आती है। 83 में जो चीज चेंज है वो ये है कि अगर किसी बच्चे से ऑफेंस हुआ है जो कि 7 साल से ऊपर का है लेकिन 12 साल के अंदर का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कोर्ट ये मान के चलता है, लॉ ये मान के चलता है कि वो बच्चा कैपेबल है
कोई एक्ट करने के लिए या उसका कॉन्सिक्वेंस समझने के लिए। लेकिन हर बच्चे तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of his conduct। मतलब कि जब वो बच्चा ऑफेंस कर रहा था तो क्या वो इतना मेच्योर था, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो गई थी कि वो अपने एक्ट को समझ पा रहा था या उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा ये समझ पा रहा था, तो उसको मिलेगी। अगर वो समझ पा रहा था, वो इमेच्योर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट। लेकिन अगर नहीं है तो उसको 83 में बेनिफिट मिलेगा। तो ये रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। मतलब आप यहाँ पे प्रूफ दे सकते हैं कि 7 से 12 साल के बीच का बच्चा जो है वो ऑफेंस कर सकता है। यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी शो की गई है, इसीलिए डॉली कैपेक्स वर्ड यूज किया जाता है 83 में। तो 82 और 83 में यही डिफरेंस है। 7 साल से अंदर वाले बच्चे को पूरी तरह से कंप्लीट इम्यूनिटी मिली है, पर 83 रिवर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। यहाँ पे जो है हमको प्रूफ करना पड़ता है कि ये बच्चा मैच्योर है या इमेच्योर है। ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। ये दोनों सेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से देख के जाइएगा। फिर हम 84 पे आ जाते हैं, जो इंसैनिटी की बात करता है, अनसाउंड माइंड की बात करता है। देखिए किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए, कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए मेंस होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कोई इंसान मेंटली इल है या इंसेन है, अनसाउंड पर्सन है, तो उसका अपनी बॉडी और अपनी माइंड पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो अगर उसका माइंड ही इतना कैपेबल नहीं है तो यहाँ पे उसका मेंस रिया जो है वो अब्सेंट हो जाता है किसी एक्ट में। इसीलिए इस सेक्शन को जनरल एक्सेप्शन चैप्टर के अंदर रखा गया है। तो देखिए यहाँ कहा गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर अनसाउंडनेस जो होती है उसका ऐसा सिचुएशन नहीं होता है कि वो एक्ट ना समझ पाए। दूसरी चीज, कुछ ओकेजनली होते हैं इनसेन लोग या अनसाउंडनेस जो मेंटली इल लोग होते हैं, जो अगर उस एक्ट को करते समय अगर नॉर्मल हैं और बाकी टाइम अनसाउंड रहते हैं तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता है 84 का। पर्टिकुलरली उस एक्ट को करते समय आप अनसाउंड रहने चाहिए। अब ये प्रूफ कैसे होता है, तो यहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि डॉक्टर्स जो हैं उनका रोल, जो मेडिकल रिपोर्ट है वो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आती हैं कि कोई पर्सन उस एक्ट को करते समय अनसाउंड था या नहीं था। इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। ऑब्वियसली अगर कोई अनसाउंड है या इंसेन पर्सन है, देखिए यहाँ पे लीगल इंसैनिटी भी होती है, मेडिकल इंसैनिटी भी होती है। तो ये चीजें इंसैनिटी यहाँ पे आ जाती हैं। तो इसका एक पैरामीटर है और जो कि मेडिकल रिपोर्ट, इसीलिए ऐसे केसेस में कोर्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ऑब्वियसली अगर उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो वो जब वो एक्ट कर रहा है तो उसको नहीं पता होगा कि वो जो कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या उसके एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। तो इसीलिए ऐसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से किए गए एक्ट को जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में रखा गया है। इनको 84 में जो है बेनिफिट मिलता है और इनकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। अब आ जाइए इन दो सेक्शंस को हम देखते हैं। 85 और 86 जो है वो इंटॉक्सिकेशन पे बेस्ड है और 85 जो है वो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है, मतलब जहां पे आपकी मर्जी के बिना आपको इंटॉक्सिकेट किया गया है। 86 जो है वो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन पे बेस्ड है, जहां पे आपने खुद से या सोच समझ करके जानबूझ के आपने अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया है। तो देखिए जो इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन है 85 वाला सेक्शन है, यहाँ पे कहा गया है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट। कोई भी पर्सन जो इंटॉक्सिकेटेड है, ऑब्वियसली जब आपको इंटॉक्सिकेट किया जाता है जिसमें आप एल्कोहलिक सब्सटेंस या ड्रग्स, नार्कोटिक्स, इवन गांजा, ये जो भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपकी एक बार बॉडी में चला जाए, आप इसको कंज्यूम अगर कर लेते हैं तो आपका माइंड पे कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसा पर्सन जो है इंटॉक्सिकेशन की वजह से कोई अगर एक्ट करता है तो और वो उसके नेचर को नहीं जानता है कि वो गलत है या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो यहाँ पे जो है उसको डिफेंस मिल जाता है 85 में। लेकिन जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है
कि जब वो इंटॉक्सिकेट हुआ तो उसको उसकी नॉलेज नहीं थी या उसके विल के अगेंस्ट उसको कराया। विदाउट हिज नॉलेज का मतलब हुआ कि जैसे उसको किसी चीज में मिला के दे दिया गया, या वो कुछ और समझ रहा है कि जैसे वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है पर वो कुछ कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस है, तो ये होता है विदाउट नॉलेज। और अगेंस्ट हिज विल का मतलब होता है कि बाय फोर्स यूज करके उसके कंसेंट के बिना जबरदस्ती जो है उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है, उसको कंज्यूम कराया गया है वो सब्सटेंस। तो ये दो वर्ड्स यहाँ पे आते हैं और लगा है बीच में, सो दोनों में से कुछ भी एक होता है। तो ऑब्वियसली जो है आपका यहाँ पे डिफेंस बनता है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना आपको दिया गया था, तो आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या जा रहा है, आपका माइंड पे कंट्रोल खत्म हो गया और आपने कोई एक्ट किया, तो यहाँ पे जो है आपको मिल जाता है डिफेंस। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकैपेबल होना। अब देखिए, हर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि माइंड पे कंट्रोल खो दे, क्योंकि कुछ लोग कॉन्शियस रहते हैं, कुछ लोग जो है अपने आप को फिर भी कंट्रोल कर पाते हैं, संभाल पाते हैं। तो आपके वो एक्ट करते समय आप इनकैपेबल होने चाहिए बिकॉज ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो ही आपको यहाँ पे 85 में बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। अगर आप समझने के लिए कैपेबल थे कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके विल के अगेंस्ट आपको या बिना आपकी नॉलेज के आपको इंटॉक्सिकेट किया गया था तो आपको डिफेंस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप इनकैपेबल होने चाहिए। 86 जो है वो बात करता है कि आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज या इंटेंशन थी, आप जो है स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में थे, लेकिन अगर आपने जानबूझ के वो कंज्यूम किया है तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि एक रीजनेबल मैन को अपने हर एक्ट का कॉन्सिक्वेंस पता होता है। तो यहाँ भी लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि जब इंसान इंटॉक्सिकेट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इंटॉक्सिकेशन के बाद वो सोचने समझने की शक्ति उसकी खत्म हो जाएगी, वो इनकैपेबल हो जाएगा और वो कोई भी एक्ट कर सकता है। तो इसका जब वो जानबूझ के अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर रहा है, वहीं पे जो है उसका ऑफेंस हो जाता है, अगर वो इंटॉक्सिकेशन के स्टेट ऑफ माइंड में कोई ऑफेंस कर देता है, तो तब आपको कोई इम्यूनिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी। हु डज द एक्ट इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लाइबल टू बी डील्ड विथ एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज और एज ही वुड हैव हैड इफ ही हैड नॉट बीन इंटॉक्सिकेटेड। मतलब उस इंसान को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो इंटॉक्सिकेशन से पहले था। एक नॉर्मल इंसान जैसे ऑफेंस करता है, वैसे ही अगर वो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में कोई एक्ट करता है, उसको एकदम सेम वैसे ही डील किया जाएगा, क्योंकि आपने वॉलंटरली लिया है, वो चीज अपनी मर्जी से लिया है। तो यहाँ पे इस बात के लिए आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही हर कोई इंटॉक्सिकेट हो करके कोई भी ऑफेंस कर देगा और फिर वो ये कहेगा कि मैं तो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में था तो मुझे उस एक्ट का जो है नेचर नहीं पता था। तो ये चीजें जो हैं ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके आगे के सारे सेक्शन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।